त्रियांश अपने कमरे में था। वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी वीर अंदर आता है और बोलता है, त्रियांश आज 2 डील होने वाली है। वो लोग इंडिया आ रहे हैं डील के लिए। त्रियांश उसे देखा में सिर हिला देता है। तो वीर आगे बोलता है, तो कितने बजे निकलना है? क्योंकि रात की डील बड़ी डील है, बहुत बड़ी मात्रा में कोकीन सप्लाई होने वाला है। ये डील हमें ही मिलनी चाहिए क्योंकि वो लोग इंडिया आ रहे हैं। इस बात की खबर इंडिया में भी फैल चुकी है, तो कुछ माफिया और गैंगस्टर ये डील करने आने वाले हैं। त्रियांश उसे देख बोलता है, कोई भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये डील तो त्रियांश ओबोरॉय की ही होगी क्योंकि खुद त्रियांश ने ही ये डील रखी है। चल एक डील कंप्लीट करके आते हैं, फिर बड़ी वाली डील के पास आ जाएंगे। मैं भी तो देखूं इंडिया में कोई कितने पानी में है। वीर कुछ नहीं बोलता है और अपना सिर न में हिला के चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अधीर की कार उसके बंगले के बाहर रुकती है। अधीर उसमें से गुस्से से बाहर आता है और अंदर की तरफ जाने लगता है। तभी उसका फोन बजता है, जिसे देख सामने से आवाज आती है। सो इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है आज रात को कोकीन की। अगर वो कोकीन की डील हमें मिल गई तो हम उसे इंडिया में बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तभी अधीर बोलता है, पता करो ये डील कहाँ होने वाली है और कितने टन कोकीन आने वाला है। सामने से आवाज आए, सिर कोकीन तो समुद्री किनारे से आने वाला है, पर कितने टन है ये पता नहीं है। मैं पता करके बताता हूँ। और हाँ, ये डील भी वही उसी समुद्री किनारे होने वाली है। अधीर उसकी बात सुनकर बोलता है, ठीक है, कितने बजे डील होने वाली है? सामने से आदमी बोलता है, आधी रात को ये डील होने वाली है। सो अधीर उसकी बात सुनकर बोलता है, ठीक है, वहाँ जाने की तैयारी करो, ये डील हमें ही मिलनी चाहिए। और हाँ, ये डील रखी किसने है ये भी पता करो ताकि डील करने में आसानी हो। इतना बोलकर अधीर फोन रख देता है और अंदर की तरफ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वीर तैयार होके नीचे आता है। तभी त्रियांश भी तैयार होके नीचे आता है। पीहू दोनों को अपनी मासूम प्यारी सी आंखों से टिमटिमाते हुए देखती है और वीर को देख बोलती है, भाई आप कहाँ जा रहे हो? मुझे भी आपके साथ आना है। मुझे आप मेरी मम्मा के पास छोड़ दो, मुझे मम्मा के पास जाना है। वीर उसे देख बोलता है, बच्चा हम जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, अभी तुम्हारी मम्मा के पास नहीं जा रहे हैं। तभी पीहू अपनी प्यारी सी आंखों में आंसू लिए बोलती है, पर भाई आपने कहा था ना जब मैं आई थी यहाँ, तब आपने कहा था कि दूसरे दिन आप मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ दोगे। देखो 2 दिन हो गए हैं, हम कब जाएंगे मम्मा के पास? त्रियांश जो अपने पेंट के पॉकेट में दोनों हाथ डालकर खड़ा था, वो अपने मन में बोलता है, पागल लड़की, इसे यहाँ आया आज 4 दिन होने वाले हैं और इसे लग रहा है अभी सिर्फ 2 दिन ही हुआ है। हाँ, कैसे याद रहेगा इसके इस दिमाग में, क्योंकि सारा दिमाग तो मुझे परेशान करने में ही निकाल देती है ना। तभी उसके कानों में वीर की आवाज आती है जो पीहू से बोल रहा था, नहीं बच्चा अभी नहीं, हाँ हम 2 दिन बाद जाएंगे। हाँ अभी तुम्हारे भाई को जरूरी काम है ना, तो तुम इस घर से बाहर मत जाना। हाँ हम जल्द ही आ जाएंगे। पीहू अपने डोडो को पकड़ के अपने गले से लगा के अपने मुंह का प्यारा सा पाउट बना के वीर को देख अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, हाँ भाई जाओ पर जल्दी आना। पीहू को अकेले डर लगता है। वीर हल्की सी स्माइल करता है और उसके बालों के ऊपर हाथ रखकर बोलता है, हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा, 1 या 2 घंटे में। हाँ तुम जाओ जाके टीवी देखो। इतना बोलकर वीर बाहर की तरफ निकल जाता है। त्रियांश पीहू को देखते हुए बाहर जा रहा था। त्रियांश की नजर ही हटी नहीं रही थी पीहू के चेहरे से, क्योंकि पीहू ने जो पाउट बनाया था ना, वो अभी भी वैसे ही था। उसके गुलाबी होठों को देखते हुए त्रियांश बाहर जाने लगता है और पीहू भी उसे अपना पाउट बनाए हुए ही बाहर जाते हुए देख रही थी। तभी पीहू को कुछ याद आता है। वो जल्दी से त्रियांश की तरफ भागती है। त्रियांश की नज़र तो पीहू पर ही थी। उसे अपने पास आता देखकर त्रियांश के चेहरे पर चमक आती है, पर वो जल्दी से खुद को कंट्रोल करता है और धीरे धीरे चलने लगता है, क्योंकि पीहू उससे काफी दूर थी और वीर त्रियांश के आगे थी। त्रियांश को पता था कि पीहू वीर के पास जाएगी, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा था। तभी वीर बाहर निकल जाए और पीहू उसे बात करे, और होता भी कुछ ऐसा ही है। वीर बाहर निकल जाता है। त्रियांश धीरे चलने की वजह से गेट तक ही पहुंचा था। तभी वहां पीहू आती है और त्रियांश को देख अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, भाई को बोल दो ना मेरे लिए एक डॉल लेके आए, वो जो बाबी डॉल होती है वो वाली, क्योंकि पीहू के पास और पीहू के डोडो के पास कोई नहीं है खेलने के लिए। तो भाई को बोल दो कि पीहू को एक डॉल चाहिए जो उसके साथ खेले। त्रियांश उसकी बात सुनकर बोलता है, अच्छा, एक डॉल को खेलने के लिए दूसरी डॉल चाहिए? पीहू को त्रियांश की बात समझ नहीं आती है। वो अपनी मासूमियत से बोलती है, नहीं, पीहू के पास कोई डॉल नहीं है, सिर्फ डोडी है पीहू के पास। पीहू
के डॉल तो पीहू के घर पर है, पीहू के पास कोई डॉल नहीं है। त्रियांश उसकी बात सुनकर हल्का मुस्कुरा देता है और अपने मन में बोलता है सच में पागल है, इसे कुछ पता ही नहीं है। इतना बोल के त्रियांश जाने लगता है कि वो रुक जाता है क्योंकि पीहू ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से त्रियांश का भारी भरकम हाथ को पकड़ा था जिसे त्रियांश को अजीब लगने लगा था। वो जल्दी से पीछे देखता है तो पीहू अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए बोलती है राक्षस अंकल, आप सच्ची सच्ची भाई को बता देंगे ना कि पीहू को डॉल चाहिए। त्रियांश बस उसे ही देखता रहता है। उसकी इतनी मासूमियत देख कर त्रियांश कहीं पीहू में ही खो गया था। तभी पीहू अपनी ताकत लगा के उसका हाथ हिला देती है। तब जाके त्रियांश अपने सेंस में आता है और बस हमें सिर हिला देता है जिसे देख पीहू खुश हो जाती है और त्रियांश का हाथ छोड़ देती है और डोडो को देख बोलती है डोडो अब डॉल भी आएगी हमारे साथ खेलने, भाई आते हुए डॉल को लेके आएंगे। इतना सब बोलते हुए पीहू डोडो को लेके वहां से चली जाती है पर त्रियांश तो बस अपने उसी हाथ को देखता है जिसे अभी पीहू ने नाजुक नाजुक हाथों ने पकड़ा हुआ था। तभी वीर आता है और बोलता है चले लेट हो रहा है, फिर घर आके दूसरे डील के लिए भी जाना है, चल जल्दी। इतना बोलकर वीर चला जाता है। त्रियांश भी बाहर की तरफ चला जाता है पीहू को देखते हुए जो डोडो से बात कर रही थी। त्रियांश आके कार में बैठ जाता है। वीर सब बॉडीगार्ड को अच्छे से सब बता देता है कि पीहू को घर से बाहर जाने ना दिया जाए। सब लोग हमें सिर हिला देते हैं। वीर भी कार में बैठ जाता है। का वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद बारिश चालू हो जाती है। ऐसे ही कुछ घंटे निकल जाते हैं। बारिश कम नहीं हुई थी, वो अभी भी वैसे ही थी। पीहू घर के अंदर डोडो के साथ खेल रही थी और उसके साथ इस लेडी सर्वेंट भी थी जो पीहू के साथ खेल रही थी। तीनों मिलकर पता नहीं क्या क्या खेल रहे थे। वो सर्वेंट तो पीहू की मासूमियत देखकर ही मुस्कुरा रही थी क्योंकि पीहू बड़े अजीब अजीब खेल खेल रही थी जो उस सर्वेंट के दिमाग के ऊपर से जा रहा था। पर पीहू की मासूमियत के चलते हो ये सब भी अच्छा लग रहा था क्योंकि पीहू थी ही इतनी क्यूट और प्यारी सी कि कोई उसे नफरत नहीं कर सकते, सब बस प्यारी ही कर सकते हैं। पीहू ने आधे से ज्यादा घर खराब कर दिया था, मतलब कि छोटे बच्चे नहीं करते हैं वैसे कर दिया था पीहू ने पूरा घर। तभी पीहू उस सर्वेंट को देख बोलती है आंटी मुझे भूख लगी है, पीहू को खाना चाहिए। वो सर्वेंट पीहू को देख बोलती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ, तुम कहीं मत जाना। हाँ, इतना बोलकर वो सर्वेंट वहां से चली जाती है। वो किचन में कुछ बना रही थी पर पीहू को तो वहां बैठा ही नहीं जा रहा था। वो खड़ी होती है और गेट की तरफ जाके बोलती है भाई कब आएंगे, पीहू को पीहू की डॉल चाहिए। तभी उसकी नज़र बारिश पर जाती है जिसे देख पीहू के चेहरे पर स्माइल आती है और वो बोलती है अरे वाह, बाहर तो बारिश हो रही है, पीहू को बारिश बहुत पसंद है। इतना बोलकर पीहू घर के गेट से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद त्रियांश की का मेन वाले बड़े गेट से अंदर आती है और आके घर के गेट के सामने रुक जाती है। त्रियांश का से बाहर आता है और घर के अंदर चला जाता है। वो घर के अंदर आते ही उसकी आंखें इधर उधर चलने लगती है, जैसे किसी को ढूंढ रही हो पर उसको वो नहीं मिलती है। तो वो चुपचाप ऊपर की तरफ जाने लगता है कि उसकी नज़र डोडो पर जाती है जो एक कोने में पड़ा था। उसे देख त्रियांश की आंखें छोटी हो जाती है क्योंकि पीहू उसे नहीं छोड़ती थी, हमेशा उसके साथ ही रहती थी। वो अपने कदम पीछे लेता है और वहां चला जाता है जहां पीहू और वो सर्वेंट खेल रहे थे। वहां की हालत खराब थी जिसे देख त्रियांश की बुहें चैट जाती है। वो जल्दी से उस सर्वेंट को बुलाता है। त्रियांश की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर वो सर्वेंट जल्दी से बाहर भागते हुए आती है जिसे देख त्रियांश उसे देख अपनी कोड वाइज में बोलता है कहाँ है पीहू। वो सर्वेंट सामने देखती है, उसे पीहू नहीं दिखती है। उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाती है। वो हकलाते हुए बोलती है अभी तो यही थी, उसे भूख लगी थी इसलिए उसके लिए मैं कुछ खाने को बनाने किचन में गई। वीर भी आता है और त्रियांश को देख बोलता है क्या हुआ त्रियांश। त्रियांश उसे देख बोलता है कहाँ है तेरी बहन। वीर बोलता है क्या कहा है का क्या मतलब है, घर में होगी और कहाँ होगी। सब लोग पीहू को ढूंढने लगते हैं पर पीहू घर में नहीं मिलती है किसी को भी। त्रियांश को अजीब लगने लगता है, उसके अंदर एक बेचैनी होने लगती है। वो सब लोग बाहर जाते हैं। वीर कुछ गार्ड को पूछता है कि पीहू गेट से बाहर गई क्या। सब लोग ना में सिर हिला देते हैं। अब तो त्रियांश को डर लगने लगता है। उसे बार बार यही याद आ रहा था कि कैसे कोई इंसान उस दिन घर के अंदर घुस गया था और पीहू को अपने साथ लेके जाने वाला था। त्रियांश के दिमाग में बस यही चल रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं पीहू को कोई लेके तो नहीं चला गया जिसकी वजह से उसको डर लगने लगता है।
त्रियांश अपने बॉडीगार्ड को गुस्से से देख रहा था। उसके बॉडीगार्ड जो गेट पर खड़े थे वो अब डर डर कांपने लगे थे, क्योंकि वो लोग जानते हैं त्रियांश कितना हार्टलेस है, किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है और बहुत बेरहमी से मार देता है। वो लोग डरते हुए त्रियांश को देख हकलाती हुई आवाज में बोलता है, बॉस हम कब से यही खड़े हैं, यहाँ से कोई बाहर नहीं गया है, अगर कोई जाता तो हमें दिख जाता, वो लड़की गेट से बाहर नहीं गई है बॉस। त्रियांश जी उन्हें गुस्से से देखते हुए कांप रहा था। उसे काफी गुस्सा आ रहा था, पर जब उन बॉडीगार्ड की बात सुनी तो एक मुक्का उनके मुंह पर झड़ देता है, जिसे वो बॉडीगार्ड नीचे गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है, पर वो फिर से जल्दी से खड़ा हो जाता है त्रियांश के सामने, क्योंकि त्रियांश के बॉडीगार्ड इतने कमजोर नहीं थे और नहीं त्रियांश ने उन्हें कमजोर रखा था। वो गुस्से से वहां से निकल जाता है। वीर और त्रियांश मिलकर पीहू को ढूंढ रहे थे। घर के कुछ सर्वेंट भी पीहू को घर में ढूंढ रहे थे, पर उन्हें पीहू कहीं नहीं मिल रही थी, जिसे त्रियांश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पता नहीं क्यों, पर त्रियांश को काफी गुस्सा आ रहा था, जो वीर देख रहा था, पर अभी वो कुछ बोलता नहीं है। त्रियांश फार्म हाउस के बैक साइड जाता है पीहू को देखने के लिए। फार्म हाउस काफी बड़ा था और उसके आजू बाजू पूरा जंगल ही था, इसलिए फार्म हाउस के आजू बाजू बड़ी बड़ी दीवार तैयार की गई थी ताकि जंगल के जंगली जानवर वहां ना आए। त्रियांश उन दीवारों को देखता है और कुछ सोचने लगता है। वो दीवारें काफी बड़ी थी, जिसे पार करना आसान नहीं था, खास करके एक लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। त्रियांश और वीर अलग अलग होके पीहू को ढूंढ रहे थे। त्रियांश के चेहरे पर अब कोई एक्सप्रेशन नहीं था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि पीहू यही कहीं है, क्योंकि उसके बॉडीगार्ड के रहते पीहू जैसी लड़की उनकी आंखों से गायब नहीं हो सकती है। और रही बात ये दीवार कूद कर जाने की, तो वो पीहू के लिए इम्पॉसिबल था। त्रियांश अपने कठोर एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ रहा था, तभी उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और वो एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ सामने देखता है जहाँ पीहू थी। त्रियांश पीहू को ही देख रहा था, जो मस्त से बाहर बारिश में नीचे मिट्टी में बैठकर खेल रही थी। उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लग चुकी थी। वहां एक बड़ा पेड़ था, जिसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले ही प्यारे प्यारे फूल लग चुके थे, जो हवा चलने के कारण नीचे गिर गए थे। पीहू उन फूलों को ही उठा रही थी और उनके साथ बैठकर खेल रही थी। त्रियांश उसे ऐसे करता देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। पीहू बार बार फूलों को उठाती और उन्हें ऊपर की तरफ फेंकती और खुद ही खिलखिलाकर हंस देती। बार बार फूलों को ऊपर फेंकते हुए सारी गीली मिट्टी भी ऊपर उछल जाती और पीहू को गंदा कर देती थी, जिसे पीहू और खिलखिलाकर हंस देती थी। वीर जो पीहू को ढूंढते हुए त्रियांश के पास आता है, उसे ऐसे भूत बना खड़ा देखकर बोलता है, इसे क्या हो गया। पर जब वो उसकी आंखों को पीछा करता है तो उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाती है। वो पीहू को देख बोलता है, पीहू यहाँ है, हमने इसे पूरे घर में ढूंढ लिया और ये यहाँ बैठकर खेल रही है। वीर ने इतना ही कहा था कि त्रियांश के कदम अपने आप पीहू की तरफ बढ़ जाते हैं। वो पीहू के पास आता है और उसे देख बोलता है, लिटिल कीटन तुम यहाँ क्या कर रही हो। पीहू जो मिट्टी में बैठकर खेल रही थी, वो त्रियांश की आवाज सुनकर उसे देखती है और अपने 32 दांतों को दिखा देती है। देसी कोई कोलगेट की एडवर्टाइज कर रही हो। पीहू उसे देख अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल मेरा नाम पीहू है। पीहू आप मुझे लिटिल कीटन की बोलते हो, आप फिर से मेरा नाम भूल गए। तभी वीर भी आता है। वो पीहू को देखता है, जो पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई थी सिर से लेके पाँव तक। तभी पीहू वीर को देख के अपने नन्हे नन्हे हाथों को बच्चों की तरह उठा के वीर की तरफ करती है और फिर से अपनी 32 दांतों वीर को दिखा देती है। पीहू अभी बहुत क्यूट और प्यारी लग रही थी, किसी 2 साल के बच्चे की तरह। वीर पीहू को देख बोलता है, पीहू तुम यहाँ क्या कर रही हो और किसी को बिना बताए की वाई तुम घर से बाहर, किसी को बताना चाहिए था ना, हम कितना परेशान हो गए थे। पीहू अपना क्यूट सा देश बनाकर उसे देखते हुए बोलती है, सॉरी भाई पर आप नहीं थे घर में और बाहर बारिश चालू हो गई और पीहू को बारिश बहुत पसंद है, तो पीहू बाहर आ गई बारिश में खेलने। वीर उसकी बात सुनकर बोलता है, चलो अंदर चलो, देखो क्या हालत करके रखी है, अपनी पूरी मिट्टी सी भर गई हो, चलो फ्रेश हो जाओ। तभी पीहू फिर से अपना दोनों हाथ आगे कर देती है, दे से बोल रही हो उसे उठा ले। ये देखकर वीर आगे बढ़ता है, पर तभी त्रियांश आगे आता है और एक झटके में पीहू को अपनी गोद में उठा लेता है और वहां से चला जाता है। वीर उसे देख शौक था, क्योंकि त्रियांश को गंदगी पसंद नहीं है और पीहू अभी पूरा गंदी हो गई है मिट्टी में खेलकर। फिर भी त्रियांश ने उसे अपने गोद में उठा लिया। ये बात वीर को हजम नहीं हो रही थी। वो कुछ दिन से त्रियांश के बदलता रूप देख रहा था, जो काफी शौकन था वीर के लिए। त्रियांश पीहू को अपनी गोद में लिए आगे बढ़ रहा था पाने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ। पीहू जो त्रियांश की गोद
में थी। वो गिरने के डर से त्रियांश के गले में अपने मिट्टी से सने हाथ लपेट लेती है और अपना मुंह बनाकर त्रियांश को देखते हुए बोलती है, राक्षस अंकल, मैंने भाई को बोला था आपने की। तभी त्रियांश उसे घूर कर देखते हुए बोलता है, चुप, एकदम चुप, अगर ज्यादा मुंह खोला ना तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए, इसलिए चुपचाप बैठी रहो। त्रियांश ने ये सब काफी गुस्से में कहा था, जिसे सुनकर पीहू डर जाती है। उसकी आवाज ही काफी डरावनी थी, उसके लिए पीहू मुंह बनाकर त्रियांश को देखती। त्रियांश पीहू को अपने गोद में उठाकर उसे अपने कमरे में लेके जाता है और जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है। पीहू की नीचे उतारते हुए त्रियांश अपनी कॉल्ड वॉइस में बोलता है, कितनी देर तक बारिश में थी तुम? इतना बोलकर त्रियांश गर्म पानी का शॉवर ऑन करता। गर्म पानी गिरते ही पीहू जल्दी से त्रियांश के सीने में लग जाती है। त्रियांश पीहू की बाजू पकड़ के उसे शॉवर के नीचे खड़ा करता है और गुस्से से बोलता है, चुपचाप यहाँ खड़ी रहो, देखो कितना गंदा कर लिया है खुद को। इतना बोलकर त्रियांश पीहू के हाथ पर जो मिट्टी लगी थी उसे साफ करने लगता है। जहाँ जहाँ मिट्टी लगी थी त्रियांश उसे साफ कर रहा था और पीहू चुपचाप मुंह बनाकर खड़ी थी। त्रियांश पीहू को अच्छे से क्लीन करता है। पीहू ने अपने पूरे शरीर पर मिट्टी लगा रखी थी, इसलिए त्रियांश फ्लो में पीहू की फ्रॉक की जिप खोल देता है और उसका फ्रॉक उसके दोनों कंधों से नीचे करता है कि तभी वो 2 कदम पीछे हो जाता है और शौक होके सामने देखने लगता है। त्रियांश पीहू को अजीब नजरों से देखने लगता है, क्योंकि पीहू ने त्रियांश को धक्का जो मारा था जिस वजह से वो पीहू को देख रहा था। तभी पीहू अपनी क्यूट सी आवाज में बोलती है, शेम शेम, राक्षस अंकल, आप मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो? मेरी मम्मा कहती है कि अपने कपड़े किसी के सामने नहीं उतारने चाहिए, वो गंदी बात होती है, और आप तो पीहू के कपड़े उतार रहे हो, ये गंदी बात है। पीहू की बात सुनकर त्रियांश अपने सेंस में आता है और उसे अब रियलाइज होता है कि वो क्या करने वाला था, वो कितनी बड़ी गलती करने वाला था। अभी त्रियांश की कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, पर फ्लो में उसके हाथ पीहू के कपड़ों पर चले गए थे उसे उतारने के लिए। त्रियांश पीहू को देखता है और बाहर जाते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, तुम कपड़े बदल कर बाहर आओ। इतना बोलकर त्रियांश जल्दी से बाहर की तरफ जाने लगा था कि उसके कानों में पीहू की आवाज आती है जो बोल रही थी, अरे राक्षस अंकल, मेरे कपड़े तो मेरे रूम में है, अब रुको, मैं मेरे कपड़े लेके आती हूँ। इतना बोलकर पीहू वहां से जाने लगती है तो त्रियांश उसे पकड़ लेता है और उसे देख बोलता है, तुम ऐसी हालत में बाहर जाओगी? पीहू मासूमियत से अपने आप को देखती है और अपना सिर हाँ में हिला देती है। त्रियांश उसकी हाथ सुनकर उसे आंखें बड़ी करके देखता है और बोलता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिर्फ यही सिखाया है कि किसी के सामने कपड़े नहीं उतारते हैं, ये नहीं बताया कि ऐसे किसी के भी सामने नहीं जाते हैं। त्रियांश की बात सुनकर पीहू ना में सिर हिला देती है, दे से बोल रही हो, नहीं बताया है। त्रियांश उसे ऊपर से लेके नीचे तक देखता है जो पूरी भीग गई थी और उसका वो छोटू सा फ्रॉक उसके शरीर से चिपक चुका था, जिसमें से पीहू की परफेक्ट फिगर दिख रही थी। पीहू दिमाग से बच्ची थी पर शरीर से तो बड़ी होती जा रही थी। त्रियांश उसे देख अपनी नजरें फेर लेता है और उसे बोलता है, यही खड़ी रहो, मैं तुम्हारे कपड़े लेके आता हूँ। इतना बोलकर त्रियांश जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकल जाता है तो पीहू फिर से शॉवर के नीचे जाके खड़ी हो जाती है और पानी के साथ खेलने लगती है। त्रियांश पीहू के रूम में आता है और उसके कपड़े देखने लगता है। वहाँ ज्यादा कपड़े नहीं थी, एक जीन्स और टॉप था, क्योंकि पीहू ने सुबह ही एक फ्रॉक खराब कर दिया था और वीर ने ज्यादा कपड़े नहीं मंगवाए हैं। उन्हें लगा पीहू दोनों दिन में चली जाएगी, इसलिए ज्यादा कपड़े की क्या जरूरत है। त्रियांश वो कपड़े उठा लेता है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। त्रियांश रूम में आके वॉशरूम के अंदर जाता है और पीहू को देखता है जो शॉवर के नीचे खेल रही थी पानी के साथ, जिसे देख त्रियांश नाम में सिर हिला देता है और शॉवर बंद करके पीहू के हाथ में कपड़े पकड़ा कर उसे बोलता है, जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आओ। इतना बोलकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद पीहू कपड़े पहनकर बाहर आती है। त्रियांश ने अपने कपड़े पहले ही बदल चुका था, वो अपने बाल सुखा रहा था। तभी वॉशरूम का डोर ओपन होता है और पीहू बाहर आती है। त्रियांश जो बाल सुखा रहा था उसकी नज़र डोर पर जाती है जहां पीहू थी। पीहू को देखकर त्रियांश अपने आंखों को झपकाना ही भूल जाता है, वो एक टक बस पीहू को ही देख रहा था। पीहू ने जीन्स और क्रॉप टॉप पहना था जिसमें पीहू की पतली गोरी कमर दिख रही थी। वो जीन्स और टॉप पीहू पर बहुत अच्छा लग रहा था। पीहू जब से आई थी तब से त्रियांश ने उसे सिर्फ फ्रॉक में ही देखा था, पर आज जीन्स और टॉप में देखकर तो उसका दिल उसके बगावत पर आ गया था। पीहू चहकते हुए त्रियांश के पास आती है और अपनी क्यूट सी प्यारी आवाज में बोलती है, हो गया राक्षस अंकल, मैंने कपड़े बदल लिए, अब मैं जाऊँ? इतना बोलकर पीहू जाने लगी थी। पीहू बाहर जाती उससे पहले ही त्रियांश उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देख पीहू बोलती है, क्या हुआ राक्षस अंकल? पीहू का हाथ छोड़ो, पीहू को बाहर जाना है। पीहू को भूख की लगी है। तभी त्रियांश उसे देखते हुए बोलता है, ऐसे जाओगी बाहर? पहले अपने बाल सुखाओ, देखो कितने भीगे हुए हैं, जाओ।
जाके बाल सुखाओ। तभी पीहू तपाक से बोलती है, पर पीहू को बाल सुखाना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं भाई के पास चली जाती हूँ, वो मेरे बाल सुखा देंगे। इतना बोलकर पीहू फिर से बाहर जाने लगती है। तभी त्रियांश फिर से उसे पकड़कर बोलता है, क्या है? हाँ, जब देखो तब भाई भाई लगा रखा है। हाँ, चुपचाप यहाँ बैठो। इतना बोलकर त्रियांश पीहू को ड्रेसिंग टेबल पर बैठा देता है और उसके बाल सुखाने लगता है। अगर कोई त्रियांश को ये करते देखता तो पक्का वही के वही मर जाता। हार्टलेस त्रियांश किसी की मदद कर रहा है, ये बात उनकी आंखों को और दिल को हजम ही नहीं होती और वो वही पाने प्राण छोड़ देते। पीहू भी चुपचाप अपना मुंह बनाकर बैठ जाती है और अपनी चोर नजरों से त्रियांश को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। जिसे देख पीहू जल्दी से अपने नजरों को नीचे कर लेती है, पर त्रियांश तो उसकी नेचुरल ब्यूटी को देख रहा था, क्योंकि अभी अभी पीहू नहाकर आई थी, जिसे उसका गोरा बदन किसी ताजे फूल की तरह खिल रहा था। उसमें आज पीहू कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिख रही थी, जिसे त्रियांश चाहकर भी अपने नजरें नहीं हटा पा रहा था। पीहू मुंह बनाकर बैठी थी और त्रियांश उसे एकटक देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि पीहू को किस कर ले, पर वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता था। वो अपने आप से बोलता है, नहीं तू त्रियांश ओबरॉय है, तू लड़कियों के पीछे नहीं जाता है, लड़कियां तेरे पीछे आती है तो तू इस लड़के के पास कैसे झुक सकता है? फिर खुद ही बोलता है, यार पर इसके ये गुलाबी होठ कितने सॉफ्ट है, जब उस दिन किस किया था तब कितने सॉफ्ट लगे थे। इतना बोलकर वो पीहू के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। पीहू हो मुंह बनाकर बैठी थी। वो बोलती है, राक्षस अंकल हो गया क्या? चलो ना चलते हैं, पीहू को भूख लगी है, पीहू को खाना खाना है। पीहू की आवाज़ सुनकर त्रियांश अपने होश में आता है और जल्दी से पीहू से दूर हो जाता है और बाहर की तरफ चला जाता है। पीहू उसे जाते हुए देख बोलती है, देखो ये राक्षस अंकल खुद जा रहे हैं, पर मुझे नहीं लेके जाएंगे, मुझे यहाँ बैठा दिया है। इतना बोलकर पीहू अड़ा टेढ़ा मुंह बना के बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अधीर दारू की बोतल अपने मुंह से लगाए घर के अंदर आता है और तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, जिसे सुनकर उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो धीरे धीरे कदमों से बाहर की तरफ जाता है। वह उसका ही एक बॉडीगार्ड किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो बोल रहा था, सर अभी तक पीहू इस अधीर को नहीं मिली है, पर ये पागलों की तरफ सब जगह उसे ढूंढ रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर गलती से पीहू मिल गई तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। डे से आज तक इन्फॉर्मेशन देता रहा। अधीर उसकी बात सुनकर डेविल स्माइल करते हुए उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख देता है। उस बॉडीगार्ड की तो सांस ही रुक जाती है। वो जल्दी से अपना फोन रखता है और डरते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो। कुछ बोलता उसे पहले ही अधीर उसे पकड़ के उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसे वो बॉडीगार्ड नीचे गिर जाता है। अधीर उसके सिर के बाल अपने मुट्ठी में भर के उसे ऊपर उठा के बोलता है, तू है वो जो उस धानुक ओबरॉय को इन्फॉर्मेशन दे रहा था? तेरी वजह से आज मेरी पीहू मेरे पास नहीं है, मैंने उसे 3 दिन से देखा तक नहीं है, तेरी वजह से। इतना बोलते हुए वो उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। अधीर उसे मारते हुए रुक जाता है और अपना सिर थोड़ा ढीला करके उसे देखते हुए किसी साइको की तरह देखकर बोलता है, जितना मैं तड़पा हूँ मेरी पीहू को देखने के लिए, उसे भी कहीं ज्यादा अब तू तड़पेगा। तेरे वो हाल करूंगा कि तू मौत की भीख मांगेगा, पर तुझे मौत नहीं मिलेगी। इतना बोलकर उसे वैसे ही खींचते हुए उस बंगले के नीचे की तरफ लेके जाने लगता है। अधीर की आंखों से खून बह रहा है, ऐसा लग रहा था क्योंकि उसकी आंखें काफी खतरनाक लग रही थी, पूरी लाल लाल हो गई थी। जितनी भी उसने शराब पाई थी वो सारी की सारी उसकी उतर गई थी। अधीर उसे लेके आता है एक कमरे में जहां बहुत अंधेरा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। अधीर उसे जमीन पर फेंक देता है। तभी एक बॉडीगार्ड वहां आके लाइट चालू करता है तो जो आदमी नीचे गिरा था वो अपना सिर उठाकर देखता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है, क्योंकि सामने बड़े बड़े हथियारों पड़े हुए थे और जंगली कुत्ते भी थे जो दिखने में खतरनाक दिख रहे थे। वो लोग उस आदमी को देखकर ऐसे भौंकने लगते हैं जैसे अपना खाना सामने देख लिया हो और अब उनसे रहा नहीं जाएगा खाना खाए बिना। अधीर उन कुत्तों के सामने आता है और उन्हें देख बोलता है, हो चुप हो जाओ, तुम्हें खाना मिलेगा पर अभी नहीं, अभी मुझे थोड़ा खेलना है, इसके साथ इसे तड़पना है। जैसे मैं तड़पा हूँ मेरे पीहू को देखने के लिए, मेरी स्वीट कैंडी को देखने के लिए, तो थोड़ा इंतजार करो। वो कुत्ते जो अभी किसी पागलों की तरफ भौंक रहे थे वो चुप हो जाते हैं और वहीं बैठकर अपनी जीभ बाहर निकाल कर उस आदमी को एकटक देखने लगते हैं। अधीर एक सोफे पर जाके बैठ जाता है। एक बॉडीगार्ड आगे आता है और उस आदमी को पकड़ के अधीर के पैरों में फेंक देता है। अधीर उसके बालों को पकड़ के ऊपर करता है उसका मुंह और उसे देख बोलता है, तुझे भी उसी तरह तड़पाऊंगी जैसे मैं
तड़प रहा हूँ, इतना बोल के अधीर पीछे से एक बड़ी तलवार खींचता है जिसकी आवाज पूरे रूम में गूंजने लगती है। अधीर उस तलवार को लेता है और उस आदमी की पीठ पर एक वार करता है जिसे उस आदमी की चीख निकल जाती है, जिसे सुन अधीर सुकून से आंखों को बंद करता है और अपनी नाक से स्मेल को इनहेल करते हुए बोलता है, हाय ये खून की खुशबू। इसे सुनते ही दिल को चैन मिलता है। वो आदमी दर्द से तड़पने लगता है, चीखने लगता है, पर अधीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो फिर से वही तलवार से एक और वार करता है जो उसके सीने पर था। अधीर एक बॉडीगार्ड को देखकर आंखों से कुछ इशारा करता है तो वो बॉडीगार्ड वहीं पर रखा एक नमक का पैकेट अधीर के हाथ में लाके रखता है। अधीर उसे देख ईविल स्माइल करते हुए देखता है और उस नमक को उस आदमी के कटे हुए जख्म में भरता है। वो आदमी दर्द से चीखने लगता है, उसके दर्द की कोई सीमा नहीं थी, पर वही अधीर पागलों की तरफ हंसने लगता है। उसे काफी सुकून मिल रहा था ये सब करते हुए जो उसके चेहरे से देखा जा सकता है। ऐसे ही अधीर ना जाने कितनी बार उसको तलवार से मारता है और उसमें नमक भरता है और लाल मिर्च भी भरता है। ऐसे ही कितनी देर उसे टॉर्चर करता है जब तक उसका मन नहीं भरता है। वो आदमी अब अधमरा हो गया था। तभी अधीर उसके शरीर पर गर्म गर्म तेल डाल देता है जिसे उसकी बची कुची सांस थी वो भी बंद हो गई। तभी अधीर उन कुत्तों को देखते हुए बोलता है, आओ आके आंखों अपना खाना, मैंने तुम्हारा खाना तैयार कर दिया है, आओ। तभी उन कुत्तों को चौड़ा जाता है। वो 4 कुत्तों उस आदमी पर टूट पड़ते हैं। वही अधीर ये सब मजे से देख रहा था, उसके दिल में कोई रहम नहीं दिख रहा था। वो तो उन कुत्तों को उसे खाते हुए देखकर हंस रहा था। वही दूसरी तरफ त्रियांश खाना खा के ऊपर चला जाता है। वीर पीहू को देख बोलता है, बच्चा अब बाहर मत जाना, हाँ जाके अपने कमरे में सो जाओ क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं, कल सुबह ही जाएंगे, तो घर से बाहर मत जाना, दे से आज गई थी। इतना बोलकर वीर तैयार होने चला जाता है। पीहू मुंह बनाकर टीवी देखते बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद त्रियांश तैयार होके नीचे आता है। उसने पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे जिसमें त्रियांश काफी हैंडसम लग रहा था। उसने अपने आधे बालों को एक पोनीटेल में बांधा हुआ था, ऊपर से एक बड़ा ब्लैक जैकेट डाला हुआ था जो उसके घुटनों से भी नीचे तक आ रहा था। शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे जिसमें से त्रियांश का मस्कुलर चेस्ट बार बार बाहर झांक रहा था। आंखों पर ब्लैक गोगल। त्रियांश बड़े एटीट्यूड से नीचे उतर रहा था। वीर भी आ जाता है। वीर ने भी पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे जिसमें वो भी काफी हैंडसम लग रहा था। पीहू उन दोनों को देखकर मुंह बना लेती है और बोलती है, मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं, मैं भाई से बात नहीं करूंगी। वीर और त्रियांश जाने लगते हैं। तभी त्रियांश की नज़र पीहू पर जाती है जो मुंह बनाकर टीवी देख रही थी, यानी कि कार्टून। त्रियांश के चलते कदम रुक जाते हैं। उसे याद आता है कैसे कोई पीहू को लेने के लिए खलनायक के घर में घुस गया था, जिसे याद करते ही त्रियांश वीर से बोलता है, इसे भी साथ में लो। वीर उसकी बात सुनकर बोलता है, पर त्रियांश वहाँ इंडिया के सारे गैंगस्टर आने वाले हैं, हम वहाँ डील करने जा रहे हैं। त्रियांश उसे अपना गोगल निकाल कर देखता है और बोलता है, पता है मुझे, और ये डील मैंने ही रखी है, तो मुझे सब पता है, तुझे ये पता होना चाहिए डील कहाँ होने वाली है। ये लड़की अगर यही रही और उस दिन की तरह कोई आया और इसे ले गया तो ये लड़की अब तक यहाँ है, तब तक मेरे साथ जी रहेगी। इतना बोलकर त्रियांश बाहर चला जाता है। वही दूसरी तरफ अधीर अभी भी वही था। तभी उसका असिस्टेंट आके बोलता है, बॉस हमें डील के लिए निकलना होगा अभी। अधीर उसे देख बोलता है, कुछ पता चल किसने ये डील रखी है। उसका असिस्टेंट बोलता है, हाँ सब, पर ज्यादा नहीं पता चला है क्योंकि वो अभी अभी है इंडिया आया है, पहले न्यूयॉर्क में रहता था, अभी इंडिया आया है। इतनी बड़ी करोड़ों अब्जों की डील उसने आज रखी है, पर क्यों रखी है पता नहीं चला है अभी तक। अधीर वहां से निकल जाता है तैयार होने के लिए क्योंकि उसके ऊपर खून जो लगा हुआ था। वो असिस्टेंट उन कुत्तों को देखकर अपना मुंह फेर लेता है और बोलता है, आ गया शैतान अपने असली रूप में, अब इस शैतान को कोई नहीं रोक सकता है। उसकी आइडेंटिटी दुनिया से छुपी हुई है, पर अब नहीं लगता ज्यादा दिन छुप पाएगी। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता। अधीर तैयार होके नीचे आता है और जाके अपनी कार में बैठ जाता है क्योंकि उसकी कार बंगले से बाहर निकलती है। उसके आगे 2 कार थी और उसके पीछे 2 कार थी जो उसे प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वही दूसरी तरफ त्रियांश भी कार में आके बैठ जाता है। वीर पीहू के पास आता है और उसे देखते हुए बोलता है, पीहू चलो हमारे साथ। पीहू ये सुनकर खुश हो जाती है और जल्दी से खड़ी हो जाती है। वीर आगे चलने लगता है। पीहू वीर के पीछे पीछे चल रही थी, तभी वो जल्दी से रुकती है और वीर को बोलती है, भाई पर मेरे पास तो आपके जैसे पकड़े नहीं है। वीर उसे सवालिया नजरों से देखता है तो पीहू फिर से बोलती है, भाई मेरे पास आपके जैसे ब्लैक कलर के कपड़े नहीं है तो मैं क्या पहन कर आऊं। वीर उसकी बात सुनकर उसे बोलता है, कोई बात नहीं, तो मैं से ही चलो हमारे साथ। इतना बोलकर पीहू का हाथ पकड़ लेता है और उसे जल्दी से बाहर लेके जाता है।
वीर बाहर आता है और पीहू के लिए काका गेट खोलता है। पीहू बैक सीट पर जाके बैठ जाती है। वीर आगे बैठ जाता है। त्रियांश पीहू को देखता है जो उसे ही देख रही थी। ये देखकर त्रियांश की आंखें छोटी हो जाती है। वो उसे देखते हुए अपनी कॉल वॉइस में बोलता है, क्या देख रही हो? पता है मुझे, मैं हैंडसम हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे मुझे घूर घूर कर देखो। पीहू त्रियांश के हैंडसम बोलने से अपना मुंह बना लेती है, जिसे देख त्रियांश की मुठिया कस जाती है। वो अपने मन में बोलता है, क्या मैं इसे हैंडसम नहीं दिखता हूँ? लड़कियां मेरे चेहरे पर मरती है और ये मुंह बना रही है। इतना बोलकर त्रियांश एक बटन प्रेस करता है, जिन्हें पार्टीशन ऑन हो जाता है। वीर ये देखकर अपनी आंखों को छोटा करके बोलता है, इसे क्या हो गया? इसने पार्टीशन की ऑन किया। पार्टीशन ऑन होता देखकर पीहू उसे ही अपनी प्यारी मासूम सी आंखों से टिमटिमाते हुए देख रही थी। तभी त्रियांश उसे एक हाथ से पकड़ के खींच लेता है और उसे अपने गोद में बैठा लेता है। पीहू जब खींचा गया तब वो होश में आई और खुद को देखा जो त्रियांश की गोद में कुछ इस तरह थी। पीहू के दोनों पैर त्रियांश के दोनों कमर के आजू बाजू थे, जैसे पीहू का चेहरा त्रियांश के चेहरे के सामने था। जिसे देख पीहू अपनी क्यूट आवाज में बोलती है, मैं तो वहां बैठी थी ना राक्षस अंकल, फिर आपके गोद में कैसे आ गई मैं? इतना बोल के पीहू टिमटिमाती हुई आंखों से त्रियांश को देखती है जो उसे ही देख रहा था। त्रियांश के आंखों में कुछ अलग एहसास थे जो पीहू को नहीं दिख रहे थे। नहीं उसे कुछ समझ में आ रहा था। वो त्रियांश को देख बोलती है, रुको राक्षस अंकल, मैं अभी अपनी सीट पर जाके बैठ जाती हूँ। इतना बोलकर पीहू उठने लगी थी। त्रियांश उसे अपने आप से दूर जाता देखता है तो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर से उसे अपने पास खींचकर बैठा देता है। जिसे देख पीहू अपने गुलाबी होठों का पाउट बना लेती है, जिसे देखते हुए त्रियांश अपना सलाइवा गटकता है। पीहू अपने होठों का पाउट बनाए हुए ही बोलती है, राक्षस अंकल मुझे मेरी सीट पर बैठना है, जाने दो ना। त्रियांश उसकी बात सुनकर उसे देखते हुए बोलता है, नहीं यही बैठो। पीहू भूरा सा मुंह बनाकर ना में सिर हिला देती है और फिर से उठने लगती है। जिसे देख त्रियांश उसका हाथ पकड़ के उसे देखते हुए बोलता है, तुम्हें डॉल चाहिए ना खेलने के लिए? पीहू जो उठने की कोशिश कर रही थी वो रुक जाती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। त्रियांश उसकी मासूम आंखों की चमक देख लेता है और ईवल स्माइल करता है, जो पीहू देखकर भी समझ नहीं पाती है। मासूम पीहू को लगता है वो सिर्फ स्माइल कर रहा है। पीहू उसे देखते हुए फिर से त्रियांश की गोद में बैठ जाती है और अपनी आंखों में चमक लिए बोलती है, हाँ कहा है डॉल, मुझे उसके साथ खेलना है। त्रियांश उसे देख बोलता है, डॉल मिलने के बाद भी यही बैठी रहना, नहीं तो डॉल नहीं दूंगा, समझी? पीहू जल्दी जल्दी जोर जोर से हाँ में सिर हिला देती है तो त्रियांश अपना एक हाथ पीछे ले जाता है और वहां से एक बहुत ही प्यारी सी बाबी डॉल निकालता है। जिसे देखकर पीहू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। त्रियांश वो डॉल पीहू के सामने करता है, जिसे देख पीहू जल्दी से वो बाबी डॉल लेती है और उसे खोलने लगती है जो पैक थी। पीहू जल्दी जल्दी उसे खोल रही थी, जिसे देख त्रियांश ना में सिर हिला देता है और पीहू के हाथ से वो डॉल लेके उसे खोलता है और पीहू को देता है। जिसे देख पीहू बहुत खुश हो जाती है। पीहू डॉल को देखते हुए बोलती है, राक्षस अंकल क्या ये भाई ने लाया है? त्रियांश वीर की बात सुनकर उसका मुंह बन जाता है। वो बोलता हे नहीं, तुम्हारे भाई ने नहीं लाया है। तो पीहू उसे देख बोलती है, तो किसने लाया है? ये डॉल देखो कितनी अच्छी डॉल है। त्रियांश उसकी बात सुनकर बोलता है, मैंने लाया है। जिसे सुनकर पीहू त्रियांश को देख बोलती है, सच्ची आपने लाया है ये डॉल? तो त्रियांश हाँ में सिर हिला देता है। जिसे देख पीहू उस डॉल को देखते हुए ही त्रियांश से बोलती है, राक्षस अंकल आपने अच्छी डॉल लाई है, मुझे ये डॉल बहुत पसंद आई है। इतना बोलकर पीहू उसके साथ खेलने लग जाती है। वो सब कुछ भूल जाती है कि वो त्रियांश की गोद में बैठी है। त्रियांश उसे खेलता देखकर कुछ नहीं करता है, बस एकटक उसके प्यारे खूबसूरत चेहरे को देखता रहता है, जिसमें दुनिया जहान की मासूमियत थी, हर छल कपट से दूरी थी। एकदम मासूम सी 5 साल की बच्ची हो वैसा पीहू का चेहरा था। जो भी पीहू सोचती थी, क्या करती थी, उसके चेहरे पर ये सब दिख जाता था। को आज त्रियांश देख भी रहा था कि एक मामूली सी डॉल मिलने पर पीहू कितनी खुश हो गई थी। पीहू के चेहरे की खुशी जा ही नहीं रही थी। वो त्रियांश के गोद में बैठकर डॉल के साथ खेल रही थी। त्रियांश की नज़र बार बार पीहू के गुलाबी होठों पर जा रही थी। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर कर ही नहीं पाता है। त्रियांश अपना एक हाथ पीहू के सिर के पीछे लगा देता है और उसका चेहरा अपने चेहरे के एकदम सामने करता है और अपने होठों को पीहू के होठों पर रख देता है। ऐसे करते ही त्रियांश की आंखें सुकून से बंद हो जाती है। त्रियांश पीहू को किस करने लगता है, जिसे देख पीहू तो शौक थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। त्रियांश की आंखें बंद थी, उसे एक सुकून मिल रहा था अपने अंदर। वो बहुत प्यार से पीहू के होठों को चूम रहा था। पीहू
तो बस अपनी प्यारी मासूम सी आंखों को बड़ी बड़ी करके त्रियांश को देख रही थी। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ऐसे ही 5 मिनट बीत जाते हैं। त्रियांश अभी भी पीहू को किस कर रहा था। अब पीहू को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, जिसे पीहू अपने नन्हे नन्हे हाथों की मिट्टी बनाकर त्रियांश के सख्त सीने पर मारने लगती है। पर कहाँ त्रियांश पत्थर जैसा और कहाँ नाजुक सी पीहू का हाथ कहाँ लगने वाला था त्रियांश को। फिर भी पीहू बेचारी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद त्रियांश पीहू को छोड़ देता है। त्रियांश के छोड़ते ही पीहू जोर जोर से सांस लेने लगती है और वही त्रियांश बस ऐसे ही बैठा था। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा था अपने आप पर। वो तो बस पीहू को देख रहा था जो लंबी लंबी सांस ले रही थी। त्रियांश उसे देख अपनी कॉल वॉइस में बोलता है, काफी कमजोर हो तुम। पीहू तो अभी भी अपनी सांसों को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। उसके कानों में जब त्रियांश की ये बात गई तब वो अपनी प्यारी मासूम आंखों से त्रियांश को देखने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि त्रियांश ने क्या कहा था। अभी उसने सुना था पर उसे समझ नहीं आया आएगा भी कैसे। उसका शरीर बड़ा हो रहा था, दिमाग अभी भी बच्चों जैसा ही तो था। पीहू त्रियांश को टुकुर टुकुर देख रही थी अपनी पुतलियों को बार बार झपकाते हुए, जिसे देख त्रियांश के अंदर कुछ कुछ होने लगता है। वो पीहू को देख बोलता है, ऐसे मत देखो, 5 मिनट की किस बर्दाश्त नहीं कर पाई तो आगे क्या बर्दाश्त कर पाओगी। पीहू अपने छोटे से मुंह को बनाकर त्रियांश को देखकर बोलती है, राक्षस अंकल आपने फिर से मेरे होठों को खाया ना, और अब देखो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पर राक्षस अंकल आपने मेरे होठों को क्यों खाया, देखो दर्द हो रहा है। पीहू ये सब अपना मुंह बनाकर अपनी प्यारी सी आवाज में बोल रही थी। त्रियांश उसे देख बोलता है, नहीं मैंने नहीं खाया है, देखो तुम्हारे होठ तुम्हारे जगह पर ही है, अगर खाया होता तो यहाँ नहीं होते ना बेवकूफ। पीहू भी जल्दी से अपने नन्हे नन्हे हाथों को अपने होठों पर रख देती है और उसे छूते हुए त्रियांश को देख बोलती है, हाँ लंबे बालों वाले राक्षस अंकल आपने सही कहा, मेरे होठ तो यहीं पर है, आपने नहीं खाया, मुझे लगा मेरे होठ आपने खा लिए। पीहू की इतनी मासूमियत देखकर और उसकी मासूमियत भरी बातें सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है जो उसे भी नहीं पता थी। वो पीहू को देखता है जो अपने हाथों से अपने छोटे से होठ को टटोल कर देख रही थी। उसे ऐसा करता देखकर त्रियांश उसे अपने सीने से लगा लेता है। पीहू त्रियांश के ऐसे सीने से लगा लेने से उसे दूर जाने की कोशिश करती है, पर त्रियांश उसके ऊपर से हाथ नहीं हटाता है, जिसे पीहू उसके सीने से निकल नहीं पाती है। वो मुंह बनाकर बोलती है, राक्षस अंकल छोड़ो ना मुझे डॉल के साथ खेलना है। त्रियांश फिर भी उसे अपने आप से दूर नहीं करता है, जिसे पीहू का मुंह और बन जाता है और वो त्रियांश के सीने से हल्के से अपना छोटा सा चेहरा बाहर निकाल कर अपनी नीली आंखों में दुनिया जहान की मासूमियत लेके त्रियांश को देखकर अपनी आंखों को बार बार टिमटिमाते हुए देखकर बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल मुझे छोड़ो ना। त्रियांश जो पीहू को अपने आप से दूर नहीं करना चाहता था, वो जब पीहू की इतनी प्यारी हरकत देखता है तो उसका मन करता है कि अभी उसे फिर से किस करे, पर वो खुद को कंट्रोल करता है, पर उसकी इतनी मासूमियत से बच नहीं पाता है जो पीहू ने अभी की थी। वो पीहू को देखता है जो अभी भी अपनी नीली समुद्र जैसी आंखों से उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। बेचारा त्रियांश पिघल जाता है और उसे छोड़ देता है। जिसे ही त्रियांश का हाथ उसकी पिठ से अलग होता है, वैसे ही पीहू जोर की एक सांस लेती है और त्रियांश को घूर के देखती है और उसकी गोद से उठने लगती है। पर त्रियांश उसका हाथ पकड़ कर फिर से अपने गोद में बैठा लेता है और बोलता है, तुम्हें यहाँ से उठने को नहीं छोड़ा है, अगर यहाँ से उठी तो फिर से अपने सीने से पकड़ के रखूंगा। पीहू जल्दी से जोर जोर से ना में सिर हिला देती है और चुपचाप फिर से त्रियांश के गोद में बैठ जाती है और डॉल को देखकर त्रियांश को देखकर अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल इसे खोलो ना, इसे बाहर निकाल के दो ना, क्योंकि डॉल अभी भी एक बॉक्स में बंद थी जो पीहू से नहीं खुल रही थी। जिसे देख त्रियांश बिना कोई एक्सप्रेशन के इस डॉल को लेता है और उसे एक झटके में खोल देता है। जिसे देख पीहू अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके त्रियांश को देखती है। त्रियांश पीहू के सामने डॉल कर देता है, जिसे पीहू जल्दी से लेती है और उसके साथ खेलने लगती है। त्रियांश उसे अपने एक्सप्रेशन ले चेहरे के साथ देख रहा था जो किसी छोटे बच्चे की तरह डॉल के साथ खेल रही थी, उसे बातें कर रही थी। पीहू डॉल को देख अपनी प्यारी क्यूट सी आवाज में बोलती है, देखो डॉल मेरा नाम पीहू है और वो मेरा डोडो है। इतना बोलकर पीहू डोडो को देखती है जो कार के सीट पर पड़ा हुआ था। जिसे देख पीहू त्रियांश को देख बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल मेरे डोडो को मेरे पास दो, देखो मेरा हाथ वहां तक नहीं जा रहा है। त्रियांश उसे घूर के देखने लगता है, दे से बोल रहा हूँ मैं कीव दो, और वैसे भी ये पिद्दी सी लड़की उसके हुक्म सुना रही थी। उसके बोलने से त्रियांश को यही लग रहा था जैसे उसे थोड़ा गुस्सा भी आता है, इसलिए वो ना में जवाब देता है। जिसे सुनकर पीहू बोलती है, ठीक है मैं ले लेती हूँ, और
खुश हो जाती है और अपने आप से ही बात करती है, अच्छा हुआ राक्षस अंकल ने डोडो को नहीं दिया, अब मैं इनकी गोद से उतर जाऊंगी। इतना बोलकर पीहू उठने लगती है पर त्रियांश फिर से इसका हाथ पकड़ लेता है और फिर से अपनी गोद में बैठा लेता है और अपना हाथ आगे करके पीहू के डोडो को बिना देखे उठा लेता है और पीहू के सामने करता है, जिसे देख पीहू का मुंह और बन जाता है। उसका ऐसा मुंह देखकर त्रियांश के चेहरे पर इवल स्माइल आती है और वो उसे देख बोलता है, जितने चाहे कोशिश कर लो पर यहाँ से उठ नहीं पाओगी, समझी बेवकूफ लड़की। अपने लिए बेवकूफ सुनकर पीहू की आंखें छोटी छोटी हो जाती है और वो त्रियांश को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए ही बोलती है, पीहू बेवकूफ नहीं हूँ आप, पीहू काफी इंटेलिजेंट है। पीहू की बातें सुनकर त्रियांश अपने आंखों को गोल गोल घुमाता है और बोलता है, हाँ हाँ सब रीडर्स को पता है तीन किसने इंटेलिजेंट हो, मेरी गोद में बैठकर यहाँ से उठने बारे में इतनी जोर से बोल रही थी, देखो मैंने जरा भी नहीं सुना, इतनी तो इंटेलिजेंट हो। जिसे सुनकर पीहू को याद आता है कि पीहू ने कितनी जोर से बात की थी, जिसे याद करके पीहू अपने दोनों आंखों को बंद करती है और अपनी जीभ को अपने छोटे छोटे दांतों तले जीभ दबा देती है। त्रियांश पीहू की हरकत देखकर उसके चेहरे पर अनायास से ही स्माइल आती है, तभी का रुकती है तो त्रियांश पार्टीशन हटा देता है और वीर को देख बोलता है, का में जो पैक मास्क है उसे दो। वीर त्रियांश को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि त्रियांश पीहू को अपने गोद में जो लेके बैठा था और पीहू है कि डॉल के साथ खेलने में लगी हुई थी। वीर को न हिलता देखकर त्रियांश उसे अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है, हो गया देखकर, चल अब काम कर, मास्क दे मुझे। वीर जल्दी से अपने सेंस में आता है और एक ड्रावर से मास्क निकालता है जो पैक था। त्रियांश उसे लेता है और उसे खोलकर पीहू का चेहरा अपने हाथों में लेता है और उसे वो मास्क पहना देता है जो उसके होठों को ढक रहा था। उसे मास्क पहनाने के बाद खुद भी अपने मास्क पहन लेता है। पीहू अपने चेहरे पर मास्क देखकर उसे उतार देती है, जिसे देख त्रियांश की बुहें चढ़ जाती है। वो पीहू को घूरते हुए फिर से वो मास्क पीहू को पहना देता है, जिसे देख पीहू फिर से वो मास्क उतार देती है। त्रियांश फिर से उसे मास्क पहनता है, पीहू फिर से उतार देती है। इस बात से अब त्रियांश को गुस्सा आने लगा था। वो पीहू का चेहरा अपने चेहरे के सामने लेता है और उसे मास्क पहना का उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, लिटिल कीटन अगर ये मास्क अब तुमने उतारा तो मुझे से बुरा तुम्हें लिए कोई नहीं होगा। पीहू त्रियांश की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर डर जाती है और उसे देखते हुए बोलती है, पर राक्षस अंकल मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैंने ये मास्क उतार दिया। त्रियांश उसकी बात सुनकर उसके चेहरे को देखते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसकी छोटी सी नाक को पकड़ के बोलता है, ये जो तुम्हारी छोटी सी नाक है ना, इसे मैंने खुला इसीलिए छोड़ा है ताकि तुम इसे सांस लो, समझी। और हाँ खबरदार, जो इस मास्क को उतारा तो जब मैं कहूँगा तभी ये मास्क उतारना, इसलिए जब तक ये मास्क है तब तक अपने इस छोटे से नाक से सांस लो। त्रियांश की ये बात सुनकर पीहू का मुंह बन जाता है। वो त्रियांश को देखती है और अपने छोटे से नाक को बार बार ऊपर करती है सांस लेने के लिए, जिसे देख त्रियांश के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो जाती है, क्योंकि पीहू हरकतें ही कुछ ऐसी कर रही थी, यानी कि जब किसी को सर्दी होती है और तक वो इंसान कैसे सांस लेता है नाक से, सर्दी में पीहू वैसे सांस ले रही थी, जिसे देखकर त्रियांश के चेहरे की स्माइल बढ़ी जा रही थी। वीर बाहर आता है और बैक सीट का डोर ओपन करता। त्रियांश ने भी अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा, वीर ने भी अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। त्रियांश पीहू को लेके कार से उतर जाता है। त्रियांश के कुछ बॉडीगार्ड आगे आके उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसने हाथों में बड़ी बड़ी राइफल्स थी जो वो लेके त्रियांश को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ने लगे थे। वीर आगे चल रहा था, उसे भी बॉडीगार्ड ने घेर के रखा था, क्योंकि यहाँ आज बहुत बड़ी डील होने वही थी जो करोड़ों के ऊपर की थी, जो खुद त्रियांश ने ऑर्गेनाइज की थी। त्रियांश अपने दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में डालकर चल रहा था। उसका वो लंबा कोट जो उसके घुटनों से भी नीचे था वो हवा में उड़ रहा था। वो अपनी हिसाब से अपने लंबे लंबे कदम लेके चल रहा था, पर पीहू तो बेचारी छोटी सी बच्ची, उसके लिए त्रियांश को मैच करना इम्पॉसिबल हो रहा था। त्रियांश आराम आराम से चल रहा था पर उसके कदम बड़े बड़े थे, वही पीहू त्रियांश के साथ न चल पाने की वजह से वो बेचारी मासूम सी बच्ची भाग रही थी त्रियांश के पीछे। जब त्रियांश को एहसास होता है तो वो अपनी कानी नज़र से पीहू को देखता है जो उसके साथ चलने के लिए भाग रही थी। उसे ऐसे देखकर फिर एक बार त्रियांश के चेहरे पर स्माइल आती है। वो अपने कदम और धीरे धीरे कर देता है ताकि पीहू को चलने में आसानी हो। त्रियांश के कदम धीरे होते ही उसके बॉडीगार्ड के कदम भी धीरे हो जाते हैं, पर उनकी नज़र त्रियांश पर नहीं थी। वो चारों तरफ अपनी खतरनाक आंखों से घुमा रहे थे, क्योंकि कोई भी कभी भी हमला कर सकता है। उसकी नज़र त्रियांश पर नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने त्रियांश के कदम धीरे होते ही अपने कदम धीरे कर लिए। यही उनकी बात ये बताती है कि वो कितने सतर्क है अपने काम में। त्रियांश के बॉडीगार्ड भी काफ़ी खतरनाक है, एक बॉडीगार्ड 10 के बराबर का है। त्रियांश अब धीरे धीरे चल रहा था तो पीहू भी अब भागती नहीं है, उसे भी राहत की सांस मिलती है, वो भी अब धीरे धीरे
चलने लगती है। वहाँ कुछ लोग ऑलरेडी थे जो त्रियांश का चेहरा देखने के लिए बाहर आए थे, पर उन्हें त्रियांश ना के बराबर दिख रहा था। पर जितना भी दिख रहा था उसे देखकर लोग डर जरूर रहे थे, पर उसके साथ एक लड़की को देखकर हैरान थे, क्योंकि पीहू त्रियांश से काफी छोटी लग रही थी। क्योंकि त्रियांश की मस्कुलर बॉडी के सामने कहा पीहू का नाजुक सा बदन, लोग तो ये देखकर आंखें बड़ी बड़ी कर रहे थे, क्योंकि सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था। सामने से त्रियांश चल रहा था और उसके बाजू में पीहू चल रही थी। अपने दुबले पतले शरीर को लेके ऐसा लग रहा था कि एक बब्बर शेर के साथ एक छोटी सी चेहिया चल रही है। लोग यही देखकर हैरान थे, क्योंकि पीहू की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी जिसे चाह कर भी लोग अनदेखा नहीं कर पा रहे थे। त्रियांश की नज़र अपने गॉगल के अंदर से ही पूरे एरिया को स्कैन करत है। सबकी नज़र पीहू पर देखकर उसकी मुट्ठी कस जाती है। वो अपना एक हाथ अपने जेब से निकालता है और पीहू का नाजुक सा हाथ पकड़ लेता है, जैसे लोगों को वर्ण कर रहा हो। त्रियांश का हाथ पीहू के हाथ पर देखकर सब लोग अपनी नज़रें यहाँ वहाँ घुमा लेते हैं, जैसे वो भी समझ गया हो। पीहू जो चुपचाप चल रही थी, सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें चमक जाती है और उसके चेहरे पर बहुत बड़ी वाली स्माइल आती है। वो जल्दी से बोलती है, वाओ कितना बड़ा जहाज है और कितना खूबसूरत है। त्रियांश उसके मुंह से जहाज सुनकर उसे अजीब नज़रों से देखता है और बोलता है, इसे शिप कहते हैं, जहाज नहीं। पीहू का मुंह बन जाता है। वो त्रियांश को देखते हुए बोलती है, नहीं इसे बड़ा वहाँ जहाज कहते हैं। त्रियांश उसे देख बोला, नहीं इसे शिप कहते हैं, जहाज मत बोलो। पीहू अपना हाथ छुड़ाते हुए जो उसे नहीं छूट रहा था बोलती है, नहीं राक्षस अंकल, इसे बड़ा वाला जहाज कहते हैं, देखो कितना बड़ा जहाज है, मेरे हाथों से भी बड़ा। पीहू की बातें सुनकर त्रियांश का मन कर रहा था कि कहीं जाके अपना सिर फोड़ ले। वही त्रियांश के बॉडीगार्ड हो उसे प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं। उनके कानों में भी पीहू की प्यारी क्यूटी सी आवाज आती है जो शिप को जहाज बोल रही थी, और त्रियांश उसे सही से समझा रहा था, फिर भी उसे ही गलत साबित कर रही थी। ये देखकर उनके चेहरे पर भी हल्की हल्की स्माइल आने लगी थी, पर वो लोग खुद को कंट्रोल कर रहे थे हंसने से। अगर त्रियांश ये देख लेता तो उनकी कब्र यही खोद देता, पर पीहू की प्यारी वजह सुनकर वो लोग हल्के से पीहू को देखते हैं जो त्रियांश के साथ बहस कर रही थी। त्रियांश उसका हाथ कस के पकड़ लेता है और उसे देख बोलता, ये शिप है, अब तुम चुपचाप चलो, अब मुंह से एक शब्द मत निकालना। इतना बोलकर उसे जल्दी जल्दी लेके जाने लगता। हे वीर आगे था, वो आगे जाके सारा कुछ देख रहा था। त्रियांश उस बड़े से शिप में इंटर करते हुए है, कोई भी उसे नहीं रोकता है, क्योंकि ये शिप भी त्रियांश ने ही बुक की थी आज की डील के लिए, जो काफी बड़ी थी और लग्जरियस भी। त्रियांश जल्दी जल्दी पीहू को वहां से लेके अंदर एंटर करता है, क्योंकि सबकी नजर पीहू पर थी। पीहू का चेहरा किसी को दिख नहीं रहा था, पर फिर भी सब पीहू को देखना चाहते थे, इसलिए उसे देख रहे थे। कुछ गेंगास भी शिप के अंदर आ चुके थे जो त्रियांश को देखना चाहते थे। त्रियांश एक लिफ्ट में जाता है जहां वीर था, जो त्रियांश का ही वेट कर रहा था। त्रियांश के आते ही लिफ्ट बंद होती है। पीहू वीर को देख जल्दी से अपना हाथ त्रियांश के हाथ से छुड़ा के वीर के पास चली जाती है और अपनी प्यारी आवाज में बोली, भाई। वीर जो वहां खड़ा था वो पीहू की इतनी प्यारी आवाज सुनकर अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया, और मुस्कुराते हुए पीहू के सिर के बालों में हाथ डालकर उसे हल्के हाथ से सहलाता है। त्रियांश उन दोनों को देख रहा था अपनी आंखों को छोटा करके। थोड़ी देर बाद लिफ्ट 15th फ्लोर पर आके रुकती है, जो पूरा त्रियांश के लिए ही था। लिफ्ट खुलते ही त्रियांश पीहू का हाथ पकड़ लेता है, उसे अपने पास खींच लेता है और बाहर निकल जाता है। वीर भी पहले ही बाहर निकल चुका था, कुछ बॉडीगार्ड पहले ही वहां थे उस फ्लोर पर, तो कुछ अभी दूसरे लिफ्ट से आए थे। त्रियांश एक कमरे की तरफ बढ़ जाता है पीहू को लेके। वीर ये देखकर बोलता है, त्रियांश ये तेरे साथ रहेगी। त्रियांश उसे बिना देखे हाँ में सिर हिला देता है, तो वीर बोलता है, पर त्रियांश इतने सारे कमरे हैं, कहीं भी रह सकती है ये, फिर तेरे साथ की वे रूम में। त्रियांश उसे अपनी लाल आंखों से देखता है और अपनी खतरनाक आवाज में बोलता है कि तुझे कोई प्रॉब्लम है, और वैसे भी इसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है, ये मेरे साथ ही रहेगी। इतना बोलकर त्रियांश पीहू को अपने साथ ही रूम में लेके चला जाता है और डोर बंद करता है। वीर का मुंह बन जाता है और वो बोलता है, जब से ये लड़की आए है तक से ये कुछ बदला हुआ लगने लगा है, अब ज्यादा गुस्सा नहीं करता है, और तो और उस दिन बिना किसी लड़की के या बिना किसी इंजेक्शन के ये ठीक हो गया, क्या हो क्या रहा है इसे। इतना सब बोलते हुए वीर अपने रूम में चला गया। वही दूसरी तरफ एक का उसी शिप के सामने कुछ दूरी पर आके रुकती है, जिसमें से अधीर बाहर आता है। उसने भी मास्क लगाया हुआ था, क्योंकि वो भी अंडरवर्ल्ड में लूसीफर के नाम से जाना जाता है। वो अभी तक किसी के सामने नहीं आया।
था, पर उसके नाम का बोलबाला अच्छा खासा था, लोग उसे भी डरते हैं, उसकी क्रूएलिटी से डरते हैं। अधीर ने भी प्योर ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे जिसमें से उसका चौड़ा सीना ठीक रहा था। उसके बॉडीगार्ड भी उसे प्रोटेक्ट करते हुए अंदर लेके जा रहे थे। जो कुछ छोटे मोटे गैंगस्टर थे उनमें अब बातें होने लगी थी कि लूसीफर भी यहाँ आया है और खलनायक भी आया है और भी कुछ बड़े बड़े माफिया आए हुए थे आज के डील में, जिसे वो लोग बोल रहे थे लगता है ये डील बहुत बड़ी डील होने वाली है। अधीर शिप के एंट्री गेट पर जाता है, वहां उसका एक आदमी उनका गेट पास उन बॉडीगार्ड को दिखाता है, जिसे देखकर वो लोग अधीर को अंदर जाने की परमिशन देते हैं क्योंकि त्रियांश ने ये डील एक शिप पर रखी थी, पर उसकी टिकट भी रखी थी जो लाखों में थी आज रात की, पर उनका उतना ही बड़ा फायदा भी होने वाला था अगर ये डील उनके हाथ लगती तो। इसलिए बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया इस दिल में आए थे, कुछ तो त्रियांश को देखना चाहते थे, उसे दोस्ती हाथ मिलाना चाहते थे, कुछ उसका चेहरा देखने आए थे इतना पैसा खर्च करके, क्योंकि अभी तक खलनायक को भी देखा नहीं गया ही, क्योंकि खलनायक न्यूयॉर्क में रहकर ही हर काम करता था, सिर्फ न्यूयॉर्क में ही उसने अपना आतंक नहीं मचाया था और भी बहुत देसी में उसने अपने नाम का झंडा लहरा दिया था, यानी कि तबाही के नाम का झंडा। इसलिए कुछ माफिया तो बस त्रियांश का चेहरा देखने आए थे इस शिप पर लाखों की टिकट लेके। अधीर अंदर चला जाता है और सब बस उसे ही देख रहे थे, उन्हें भी उसका चेहरा देखना था जो मास्क के पीछे। अधीर भी बड़े एटीट्यूड से चलते हुए लिफ्ट में जाता है और वहां से निकल जाता है और भी कुछ गैंगस्टर और माफिया आते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में ये डील चालू होने वाली थी, सबको टाइम बता दिया गया था। अब शिप वहां से हिलाने लगी थी, सब लोग अपने अपने रूम में चले गए थे, कुछ लोग उस रूम में चले गए थे जहाँ आज डील होने वाली है। अधीर अपने रूम में आता है और मास्क उतार के एक साइड रखता है। डॉट 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 त्रियांश पीहू की हरकत देखकर उसके चेहरे पर अनायास से ही स्माइल आती है, तभी का रुकती है तो त्रियांश पार्टीशन हटा देता है और वीर को देख बोलता है का में जो पैक मास्क है उसे दो। वीर त्रियांश को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि त्रियांश पीहू को अपने गोद में जो लेके बैठा था और पीहू है कि डॉल के साथ खेलने में लगी हुई थी। वीर को न हिलता देखकर त्रियांश उसे अपने कॉल्ड वॉइस में बोलता है हो गया देखकर, चल अब काम कर, मास्क दे मुझे। वीर जल्दी से अपने सेंस में आता है और एक ड्रावर से मास्क निकालता है जो पैक था। त्रियांश उसे लेता है और उसे खोलकर पीहू का चेहरा अपने हाथों में लेता है और उसे वो मास्क पहना देता है जो उसके होठों को ढक रहा था। उसे मास्क पहनाने के बाद खुद भी अपने मास्क पहन लेता है। पीहू अपने चेहरे पर मास्क देखकर उसे उतार देती है, जिसे देख त्रियांश की बुहें चढ़ जाती है। वो पीहू को घूरते हुए फिर से वो मास्क पीहू को पहना देता है, जिसे देख पीहू फिर से वो मास्क उतार देती है। त्रियांश फिर से उसे मास्क पहनता है, पीहू फिर से उतार देती है। इस बात से अब त्रियांश को गुस्सा आने लगा था। वो पीहू का चेहरा अपने चेहरे के सामने लेता है और उसे मास्क पहना का उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है लिटिल कीटन, अगर ये मास्क अब तुमने उतारा तो मुझे से बुरा तुम्हें लिए कोई नहीं होगा। पीहू त्रियांश की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर डर जाती है और उसे देखते हुए बोलती है पर राक्षस अंकल मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैंने ये मास्क उतार दिया। त्रियांश उसकी बात सुनकर उसके चेहरे को देखते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसकी छोटी सी नाक को पकड़ के बोलता है ये जो तुम्हारी छोटी सी नाक है ना, इसे मैंने खुला इसीलिए छोड़ा है ताकि तुम इसे सांस लो, समझी। और हाँ खबरदार जो इस मास्क को उतारा तो जब मैं कहूँगा तभी ये मास्क उतारना, इसलिए जब तक ये मास्क है तब तक अपने इस छोटे से नाक से सांस लो। त्रियांश की ये बात सुनकर पीहू का मुंह बन जाता है। वो त्रियांश को देखती है और अपने छोटे से नाक को बार बार ऊपर करती है सांस लेने के लिए, जिसे देख त्रियांश के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो जाती है, क्योंकि पीहू हरकतें ही कुछ ऐसी कर रही थी, यानी कि जब किसी को सर्दी होती है और तक वो इंसान कैसे सांस लेता है नाक से, सर्दी में पीहू वैसे सांस ले रही थी, जिसे देखकर त्रियांश के चेहरे की स्माइल बढ़ी जा रही थी। वीर बाहर आता है और बैक सीट का डोर ओपन करता। त्रियांश ने भी अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा, वीर ने भी अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। त्रियांश पीहू को लेके कार से उतर जाता है। त्रियांश के कुछ बॉडीगार्ड आगे आके उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसने हाथों में बड़ी बड़ी राइफल्स थी जो वो लेके त्रियांश को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ने लगे थे। वीर आगे चल रहा था, उसे भी बॉडीगार्ड ने घेर के रखा था, क्योंकि यहाँ आज बहुत बड़ी डील होने वही थी जो करोड़ों के ऊपर की थी, जो खुद त्रियांश ने ऑर्गेनाइज की थी। त्रियांश अपने दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में डालकर चल रहा था। उसका वो लंबा कोट जो उसके घुटनों से भी नीचे था वो हवा में उड़ रहा था। वो अपनी हिसाब से अपने लंबे लंबे
कदम लेके चल रहा था, पर पीहू तो बेचारी छोटी सी बच्ची, उसके लिए त्रियांश को मैच करना इम्पॉसिबल हो रहा था। त्रियांश आराम आराम से चल रहा था, पर उसके कदम बड़े बड़े थे। वही पीहू त्रियांश के साथ न चल पाने की वजह से वो बेचारी मासूम सी बच्ची भाग रही थी त्रियांश के पीछे। जब त्रियांश को एहसास होता है तो वो अपनी कानी नज़र से पीहू को देखता है, जो उसके साथ चलने के लिए भाग रही थी। उसे ऐसे देखकर फिर एक बार त्रियांश के चेहरे पर स्माइल आती है। वो अपने कदम और धीरे धीरे कर देता है ताकि पीहू को चलने में आसानी हो। त्रियांश के कदम धीरे होते ही उसके बॉडीगार्ड के कदम भी धीरे हो जाते हैं, पर उनकी नज़र त्रियांश पर नहीं थी। वो चारों तरफ अपनी खतरनाक आंखों से घुमा रहे थे, क्योंकि कोई भी कभी भी हमला कर सकता है। उसकी नज़र त्रियांश पर नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने त्रियांश के कदम धीरे होते ही अपने कदम धीरे कर लिए। यही उनकी बात ये बताती है कि वो कितने सतर्क है अपने काम में। त्रियांश के बॉडीगार्ड भी काफ़ी खतरनाक है, एक बॉडीगार्ड 10 के बराबर का है। त्रियांश अब धीरे धीरे चल रहा था तो पीहू भी अब भागती नहीं है, उसे भी राहत की सांस मिलती है। वो भी अब धीरे धीरे चलने लगती है। वहाँ कुछ लोग ऑलरेडी थे जो त्रियांश का चेहरा देखने के लिए बाहर आए थे, पर उन्हें त्रियांश ना के बराबर दिख रहा था। पर जितना भी दिख रहा था उसे देखकर लोग डर जरूर रहे थे, पर उसके साथ एक लड़की को देखकर हैरान थे, क्योंकि पीहू त्रियांश से काफ़ी छोटी लग रही थी। क्योंकि त्रियांश की मस्कुलर बॉडी के सामने कहा पीहू का नाजुक सा बदन, लोग तो ये देखकर आंखें बड़ी बड़ी कर रहे थे, क्योंकि सामने का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। सामने से त्रियांश चल रहा था और उसके बाजू में पीहू चल रही थी। अपने दुबले पतले शरीर को लेके ऐसा लग रहा था कि एक बब्बर शेर के साथ एक छोटी सी चिड़िया चल रही है। लोग यही देखकर हैरान थे, क्योंकि पीहू की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी जिसे चाह कर भी लोग अनदेखा नहीं कर पा रहे थे। त्रियांश की नज़र अपने गॉगल के अंदर से ही पूरे एरिया को स्कैन करत है। सबकी नज़र पीहू पर देखकर उसकी मुट्ठी कस जाती है। वो अपना एक हाथ अपने जेब से निकालता है और पीहू का नाजुक सा हाथ पकड़ लेता है, जैसे लोगों को वार्न कर रहा हो। त्रियांश का हाथ पीहू के हाथ पर देखकर सब लोग अपनी नज़रें यहाँ वहाँ घुमा लेते हैं, जैसे वो भी समझ गया हो। पीहू जो चुपचाप चल रही थी, सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें चमक जाती है और उसके चेहरे पर बहुत बड़ी वाली स्माइल आती है। वो जल्दी से बोलती है, वाओ कितना बड़ा जहाज है और कितना खूबसूरत है। त्रियांश उसके मुंह से जहाज सुनकर उसे अजीब नज़रों से देखता है और बोलता है, इसे शिप कहते हैं, जहाज नहीं। पीहू का मुंह बन जाता है। वो त्रियांश को देखते हुए बोलती है, नहीं इसे बड़ा वहाँ जहाज कहते हैं। त्रियांश उसे देख बोला, नहीं इसे शिप कहते हैं, जहाज मत बोलो। पीहू अपना हाथ छुड़ाते हुए, जो उसे नहीं छूट रहा था, बोलती है, नहीं राक्षस अंकल, इसे बड़ा वाला जहाज कहते हैं, देखो कितना बड़ा जहाज है, मेरे हाथों से भी बड़ा। पीहू की बातें सुनकर त्रियांश का मन कर रहा था कि कहीं जाके अपना सिर फोड़ ले। वही त्रियांश के बॉडीगार्ड हो उसे प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं। उनके कानों में भी पीहू की प्यारी क्यूटी सी आवाज़ आती है, जो शिप को जहाज बोल रही थी और त्रियांश उसे सही से समझा रहा था, फिर भी उसे ही गलत साबित कर रही थी। ये देखकर उनके चेहरे पर भी हल्की हल्की स्माइल आने लगी थी, पर वो लोग खुद को कंट्रोल कर रहे थे हंसने से। अगर त्रियांश ये देख लेता तो उनकी कब्र यही खोद देता। पर पीहू की प्यारी वजह सुनकर वो लोग हल्के से पीहू को देखते हैं, जो त्रियांश के साथ बहस कर रही थी। त्रियांश उसका हाथ कस के पकड़ लेता है और उसे देख बोलता, ये शिप है, अब तुम चुपचाप चलो, अब मुंह से एक शब्द मत निकालना। इतना बोलकर उसे जल्दी जल्दी लेके जाने लगता। ये वीर आगे था, वो आगे जाके सारा कुछ देख रहा था। त्रियांश उस बड़े से शिप में इंटर करते हुए है, कोई भी उसे नहीं रोकता है, क्योंकि ये शिप भी त्रियांश ने ही बुक की थी आज की डील के लिए, जो काफ़ी बड़ी थी और लग्जरियस भी। त्रियांश जल्दी जल्दी पीहू को वहाँ से लेके अंदर एंटर करता है, क्योंकि सबकी नज़र पीहू पर थी। पीहू का चेहरा किसी को दिख नहीं रहा था, पर फिर भी सब पीहू को देखना चाहते थे, इसलिए उसे देख रहे थे। कुछ गेंगास भी शिप के अंदर आ चुके थे जो त्रियांश को देखना चाहते थे। त्रियांश एक लिफ्ट में जाता है जहां वीर था, जो त्रियांश का ही वेट कर रहा था। त्रियांश के आते ही लिफ्ट बंद होती है। पीहू वीर को देख जल्दी से अपना हाथ त्रियांश के हाथ से छुड़ा के वीर के पास चली जाती है और अपनी प्यारी आवाज में बोली, भाई। वीर जो वहां खड़ा था वो पीहू की इतनी प्यारी आवाज सुनकर अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और मुस्कुराते हुए पीहू के सिर के बालों में हाथ डालकर उसे हल्के हाथ से सहलाता है। त्रियांश उन दोनों को देख रहा था अपनी आंखों को छोटा करके। थोड़ी देर बाद लिफ्ट 15th फ्लोर पर आके रुकती है, जो पूरा त्रियांश के लिए ही था। लिफ्ट खुलते ही त्रियांश पीहू का हाथ पकड़ लेता है, उसे अपने पास खींच लेता है और बाहर निकल जाता है। वीर भी पहले ही बाहर निकल चुका था, कुछ बॉडीगार्ड पहले ही वहां थे उस फ्लोर पर, तो कुछ अभी दूसरे लिफ्ट से आए थे। त्रियांश एक कमरे की तरफ बढ़ जाता है पीहू को लेके। वीर ये देखकर बोलता है, त्रियांश ये तेरे साथ रहेगी। त्रियांश उसे बिना देखे हाँ में सिर हिला देता है, तो वीर बोलता है, पर त्रियांश इतने सारे कमरे हैं, कहीं भी रह सकती है, ये फिर तेरे साथ की वे रूम में।
त्रियांश उसे अपनी लाल आंखों से देखता है और अपनी खतरनाक आवाज में बोलता है कि तुझे कोई प्रॉब्लम है और वैसे भी इसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है, ये मेरे साथ ही रहेगी। इतना बोलकर त्रियांश पीहू को अपने साथ एक रूम में लेके चला जाता है और डोर बंद करता है। वीर का मुंह बन जाता है और वो बोलता है, जब से ये लड़की आए है तक से ये कुछ बदला हुआ लगने लगा है, अब ज्यादा गुस्सा नहीं करता है और तो और उस दिन बिना किसी लड़की के या बिना किसी इंजेक्शन के ये ठीक हो गया। क्या हो क्या रहा है इसे? इतना सब बोलते हुए वीर अपने रूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ एक का उसी शिप के सामने कुछ दूरी पर आके रुकती है, जिसमें से अधीर बाहर आता है। उसने भी मास्क लगाया हुआ था क्योंकि वो भी अंडरवर्ल्ड में लूसीफर के नाम से जाना जाता है। वो अभी तक किसी के सामने नहीं आया था, पर उसके नाम का बोलबाला अच्छा खासा था। लोग उसे भी डरते हैं, उसकी क्रूएलिटी से डरते हैं। अधीर ने भी प्योर ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे जिसमें से उसका चौड़ा सीना ठीक रहा था। उसके बॉडीगार्ड भी उसे प्रोटेक्ट करते हुए अंदर लेके जा रहे थे। जो कुछ छोटे मोटे गैंगस्टर थे उनमें अब बातें होने लगी थी कि लूसीफर भी यहाँ आया है और खलनायक भी आया है और भी कुछ बड़े बड़े माफिया आए हुए थे आज के डील में, जिसे वो लोग बोल रहे थे। लगता है ये डील बहुत बड़ी डील होने वाली है। अधीर शिप के एंट्री गेट पर जाता है, वहां उसका एक आदमी उनका गेट पास उन बॉडीगार्ड को दिखाता है, जिसे देखकर वो लोग अधीर को अंदर जाने की परमिशन देते हैं क्योंकि त्रियांश ने ये डील एक शिप पर रखी थी, पर उसकी टिकट भी रखी थी जो लाखों में थी आज रात की, पर उनका उतना ही बड़ा फायदा भी होने वाला था अगर ये डील उनके हाथ लगती तो। इसलिए बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया इस दिल में आए थे। कुछ तो त्रियांश को देखना चाहते थे, उसे दोस्ती हाथ मिलाना चाहते थे, कुछ उसका चेहरा देखने आए थे इतना पैसा खर्च करके, क्योंकि अभी तक खलनायक को भी देखा नहीं गया ही, क्योंकि खलनायक न्यूयॉर्क में रहकर ही हर काम करता था। सिर्फ न्यूयॉर्क में ही उसने अपना आतंक नहीं मचाया था और भी बहुत देसी में उसने अपने नाम का झंडा लहरा दिया था, यानी कि तबाही के नाम का झंडा। इसलिए कुछ माफिया तो बस त्रियांश का चेहरा देखने आए थे। इस शिप पर लाखों की टिकट लेके अधीर अंदर चला जाता है और सब बस उसे ही देख रहे थे, उन्हें भी उसका चेहरा देखना था जो मास्क के पीछे। अधीर भी बड़े एटीट्यूड से चलते हुए लिफ्ट में जाता है और वहां से निकल जाता है और भी कुछ गैंगस्टर और माफिया आते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में ये डील चालू होने वाली थी। सबको टाइम बता दिया गया था। अब शिप वहां से हिलाने लगी थी, सब लोग अपने अपने रूम में चले गए थे। कुछ लोग उस रूम में चले गए थे जहाँ आज डील होने वाली है। अधीर अपने रूम में आता है और मास्क उतार के एक साइड रखता है। त्रियांश जब रूम में आता है तो पीहू का मास्क उतार देता है। जैसे ही मास्क उतरता है पीहू जोर से सांस लेती है और छोड़ती है। त्रियांश ये देख के ना में सिर हिला देता है जैसे बोल रहा हो कितना नाटक करती है। पीहू अपने प्यारी टिमटिमाती आंखों से पूरे रूम को टुकुर टुकुर देख रही थी, क्योंकि रूम काफी लग्जरियस था। एक छोटा सा बेड था जो पूरा सफेद चादर से ढका हुआ था और रूम में कुछ कुछ सामान भी था जो काफी खूबसूरत और एक्सपेंसिव था। वहाँ एक छोटा सा फ्रिज भी था जिसे देख पीहू खुश हो गई, उसकी आंखों में चमक आ गई जो त्रियांश ने देख ली थी। त्रियांश उसकी आंखों की चमक देखकर अपने मन में बोला, अब इसे क्या मिल गया जो इतनी खुश हो रही है। तभी पीहू भागते हुए फ्रिज के पास जाती है और जाके उसके सामने आलती पालती मार के बैठ जाती है। क्योंकि फ्रिज काफी छोटा था इसलिए पीहू को बैठना पड़ा था। त्रियांश उसकी हरकतों को देख रहा था, पर जब वो फ्रिज के पास गई तो उसको आंखें छोटी हो गई। उसने अपना मास्क निकाला और पीहू के पास बढ़ गया। पीहू जो फ्रिज के सामने बैठी थी उसने जल्दी से फ्रिज को खोला और अपनी चमकती हुई आंखों से उसके हर एक कोने को देखने लगी थी। फिर अचानक जी उसकी आंखों की चमक कम हो गई और उसका चेहरा उतर गया। त्रियांश को उसकी हरकतों को देख रहा था, उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ, क्या चाहिए था। पीहू अपने क्यूट से मुंह का क्यूट सा पाउट बनाकर त्रियांश को देखते हुए बोलती है, राक्षस अंकल देखो ना, इस फ्रिज में आइसक्रीम नहीं है, ये फ्रिज अच्छा नहीं है। इतना बोलकर पीहू ने फ्रिज का डोर बंद कर दिया। पीहू की बातें सुनकर त्रियांश शॉक था। वो उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोलता है, क्या फ्रिज अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें आइसक्रीम नहीं है। पीहू अपने मासूमिया में हाँ में सिर हिला देती है, जो देखकर त्रियांश अपनी अजीब आवाज में बोलता है, हाँ हाँ, उस फ्रिज को जो चलना आता है ना तुम आने वाली हो, उसे पता नहीं था ना, वरन वो तुम्हारे लिए खुद आइसक्रीम लाता और अपने अंदर रखता। ठंडा होने बेचारे से गलती हो गई, पर तुम उसे गंदा मत बोलो, उसे गलती हो गई, उसे नहीं पता चला, हाँ तुम भी आने वाली हो। पीहू त्रियांश की बात सुनकर उठ जाती है और उसे देखते हुए बोलती है, अरे इसमें आइसक्रीम नहीं है और तो और चॉकलेट भी नहीं है, अच्छा नहीं है ये फ्रिज, चलो हम दूसरे रूम में जाते हैं, वहाँ अच्छा वाला फ्रिज होगा, इसमें सिर्फ जुसू जुसू है। त्रियांश उसकी बात सुनकर फ्रिज खोलकर देखता है जहाँ बियर की बोतल रखी हुई थी जिसे पीहू जूस बोल रही थी।
त्रियांश फ्रिज को बंद करता है और सामने देखता है जहाँ पीहू थी, पर अब वहाँ पीहू नहीं थी। वो चारों तरफ नजर घुमाता है तो उसे पीहू बाहर जाते हुए दिखती है, जिसे देख त्रियांश जल्दी से उसके पास जाता है। पीहू जो बाहर जाने के लिए डोर ओपन कर रही थी, उसे त्रियांश जल्दी से पकड़ लेता है और अपने पास खींचकर बोलता है, कहाँ जा रही हो? पीहू त्रियांश देखते हुए अपने प्यारी सी आवाज में बोलती है, भाई के पास। त्रियांश उसका हाथ पकड़ के अपने साथ लेके आता है और बैग पर उसे बैठा देता है। उसे उसके सामने खड़े होके बोलता है, कहीं नहीं जाओगी तुम, इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी तुम, समझ गई? पीहू मासूम सा चेहरा बनाकर त्रियांश को देखते हुए बोलती है, पर कीव राक्षस अंकल, मुझे भाई के पास जाना है। त्रियांश अब चिढ़ते हुए बोलता है, मैंने कहा ना, कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं पर बैठी रहो। इतना बोलकर त्रियांश टीवी ऑन करता है। को उस रूम में था, टीवी ऑन करके उस पे कार्टून लगा देता है और वॉशरूम में जाने लगता है तो पीहू अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल, मुझे टीवी देखते हुए कुछ खाने को चाहिए। त्रियांश जो जा रहा था वही रुक गया। वो पीहू को एक नज़र देखकर डोर की तरफ बढ़ गया। डोर ओपन करके रूम के बाहर जो बॉडीगार्ड खड़े थे उन्हें देखकर त्रियांश बोला, कुछ चिप्स लेके आओ अभी। इतना बोलकर डोर बंद कर दिया। वो सब बॉडीगार्ड त्रियांश को ही देखते रह गए। तभी एक बॉडीगार्ड बोला, जा जाके लेके आ, नहीं तो निकारी चली जाएगी तेरे, जा जल्दी जा। त्रियांश वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद फ्रेश होके बाहर आता है, तब उसके कानों में खिलखिला के हंसने की आवाज आती है, जिसे देखकर त्रियांश पीहू को देखता है जो बेड से टेक लगा कर बैठी थी और सामने देखकर खिलखिला कर हंस रही थी। त्रियांश उसकी हंसी देखकर उसमें खोने लगा था। उसकी हंसी ही इतनी प्यारी थी कि जिसे देख त्रियांश सब कुछ भूल गया। ऐसे ही कबीर 5 मिनट तक वो पीहू को देखता रहा। वो कहीं पीहू की हंसी में खोसा गया था। तभी उसके कानों में डोर नॉक की आवाज आती है, जिसे सुनकर त्रियांश अपने होश में आता है और जल्दी से डोर के पास जाके उसे ओपन करता है। सामने एक बॉडीगार्ड खड़ा था जिसके हाथों में कुछ चिप्स के पैकेट थे, जिसे लेके त्रियांश ने डोर बंद कर दिया और पीहू के पास आया। पीहू जो टॉम एंड जेरी देख रही थी और खिलखिला कर हंस रही थी, उसके सामने सके त्रियांश ने चिप्स के पैकेट रख दिया, जिसे देख पीहू जल्दी से उसमें से एक चिप्स का पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए खाने लगी और टीवी को देखने लगी। पर टीवी के सामने अब त्रियांश था। उसे देख पीहू अपने मुंह में चिप्स भरते हुए बोलती है, अरे राक्षस अंकल, जल्दी जल्दी हटो टीवी के सामने से, मुझे देखने दो टीवी। त्रियांश बेचारा अपना मुंह खोले उसे ही देख रहा था। उसकी बात सुनकर थोड़ा साइड हो गया और टीवी को देखने लग। उसे भी तो देखना था, ये मस्तीखोर लड़की क्या देख रही है। त्रियांश जब टीवी पर देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपने मन में बोलता है, हाथ जो देखेगी वही दिखेगी ना, क्योंकि टीवी पर टॉम एंड जेरी था और वो पीली सा चूहा एक बड़े बिल्ले को अच्छी खासी सबक सिखा रहा था। ये देखकर त्रियांश फिर एक बार ना में सिर हिला देता है। अब आप लोगों ने टॉम एंड जेरी देखा होगा, कौन किसी मारता है आपको पता होगा, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप काफी समझदार हो। पीहू को टीवी में इतना गुम देखकर त्रियांश अपने कपड़े बदल लेता है और तैयार होता है नीचे जाने के लिए, क्योंकि डील का वक्त हो गया था। इसलिए त्रियांश तैयार होके पीहू के पास आता है और टीवी के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देख पीहू का मुंह बन जाता है और वो कुछ बोलती उससे पहले ही त्रियांश बोलता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम रूम से बाहर नहीं निकलोगी, टीवी देखते बैठी इस रूम से बाहर निकलने की गलती मत करना, समझी? जिसे सुन पीहू जोर जोर से हाँ में सिर हिला देती है, जिसे देख त्रियांश वहां से निकल जाता है और पीहू फिर से टीवी देखते हुए हंसने लगती है। त्रियांश डोर खोलकर बाहर आता है और उन दो बॉडीगार्ड को देख बोलता है, यहाँ से हिलना मत, अगर वो लड़की रूम से बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसे बाहर निकलने मत देना, वरन तुम। इतना बोलकर त्रियांश उन्हें देखता है। त्रियांश की बात सुनकर वो बॉडीगार्ड जल्दी से हाँ में सिर हिला देते हैं। डॉट 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 वीर भी बाहर आता है और त्रियांश को देखता है जो बॉडीगार्ड से बात कर रहा था। वीर उसके पास आके खड़े हो जाता है। त्रियांश उन्हें अच्छे से समझाकर वहां से जाने लगता है। वीर भी त्रियांश के साथ ही था। कुछ बॉडीगार्ड त्रियांश और वीर को घेर कर चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सब लोग शिप के एक बड़े से हॉल में बैठे थे। वहाँ बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा था। कुछ लड़कियां छोटे कपड़े पहने वहाँ डांस कर रही थी और लोगों को शराब भी पिला रही थी। वहाँ का माहौल बार से कम नहीं था, होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ कोई अच्छा थोड़ी ना था, सब के सब माफिया और गैंगस्टर ही थे। तभी एक बड़ा डोर ओपन होता है, सबकी नज़र वहाँ जाती है। उस डोर को क्रॉस करके एक आदमी अपने चेहरे पर मास्क लगाए अंदर आता है। उसके कुछ बॉडीगार्ड भी अंदर आते हैं जो उसे ही घेर कर चल रहे थे। सब लोग उसे देखकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ लोगों को पता था कि लूसीफर भी आया है, कुछ को नहीं पता था। कुछ लोगों को अभी पता चल गया कि इस मीटिंग में लूसीफर भी यहाँ है, जो सामने से चलते हुए आ रहा था। हाँ, ये कोई और नहीं, अधीर ही था।
अधीर बड़े रुबाब से चलते हुए अंदर आता है और वहाँ के एक बड़े से मीटिंग रूम में जाके बैठ जाता है। सब लोग बस उसे ही देख रहे थे। उसने मास्क लगा रखा था जिसे उसका चेहरा कोई नहीं देख पा रहा था। कुछ देर बाद फिर से डोर ओपन होता है। डोर ओपन होते ही कुछ बॉडीगार्ड जल्दी अंदर आते हैं और आगे चलने लगते हैं। सब लोग उन्हें ही देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि खलनायक आ चुका है जिसने ये डील रखी है। कुछ लोग बहुत खुश हो रहे थे कि उन्हें उनका चेहरा देखने मिलेगा, पर उसकी अरमानों पर पानी फेरते हुए त्रियांश अपने चेहरे पर मास्क लगाए आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर मास्क देखकर कुछ लोगों की मुठ्ठियां कस जाती ही क्योंकि उन्हें त्रियांश का चेहरा इसलिए देखना था कि आगे वो लोग उसे आसानी से मार सके, क्योंकि त्रियांश ने बहुत लोगों का जीना जो हराम करके रखा था। इसलिए वो लोग यहाँ आए थे ताकि उसे देख सके और जान से मार सके। पर ये मीटिंग ही त्रियांश ने रखी थी तो यहाँ हथियार लाना नामुमकिन था, पर वो लोग बस उसे देख सकते थे इसलिए यहाँ आए थे। वही अधीर की नज़र भी त्रियांश पर जाती है जो अपने बॉडीगार्ड के बीच चलते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके वो लंबे लंबे बाल हवा से उड़ रहे थे। एक बड़ा कोट उसने अपने शरीर पर डाला हुआ था और अपने दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में रखकर बड़े एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहा था। उसका चेहरा कोई नहीं देख पा रहा था पर उसके चलने से ही पता चल रहा था कि वो कितना खतरनाक है। उसका ऑरा ही काफ़ी था सबको डराने के लिए। त्रियांश बड़े रौब से चलते हुए हॉल के उसे कमरे में जाता है जहां अधीर बैठा था। त्रियांश उसके सामने जाके बड़े से सोफे पर बैठा जाता है किसी महाराजा की तरह। अधीर ये देखकर अपनी एक आईब्रो उठा लेता है। तभी कुछ और लोग अंदर आती है। कुछ ने मास्क लगाया हुआ था तो कुछ ने नहीं लगाया हुआ था। वीर भी वहां आता है और त्रियांश के बगल में बैठ जाता है। कुछ देर में मीटिंग स्टार्ट होती है। जिन्हें भी ये डील अपने नाम करनी थी वो बोली पे बोली लगा रहा था। त्रियांश बस सबको देख रहा था क्योंकि माल तो उसका ही था जो वो इंडिया में उतार रहा था। तभी अधीर त्रियांश को देख बोलता है, हम बोली लगा तो रहे हैं पर माल हमें देखना है, देखे तो सही माल उतनी कीमत का है या नहीं जो हम लगा रहे हैं। त्रियांश उसकी बात सुनकर ईवल स्माइल करता है और वीर को देखता है। वीर अपने जेब से एक बड़ा पैकेट निकाल के अधीर के सामने रखता है और सबको देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, ये सैंपल है, डील फिक्स होने के बाद ही माल हाथ में मिलेगा। अधीर उस पैकेट को देखता है, उसे अपने हाथ में उठा के देखते हुए अपना मास्क उतार देता है और एक हल्का सा कट उस सैंपल पर मारता है और उसे स्मेल करता है। उसे स्मेल करते ही अधीर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो त्रियांश को देखता है जो उसे ही देख रहा था। अधीर को अपने आप को देखता पाकर त्रियांश के चेहरे की इवल स्माइल और बड़ी हो जाती है क्योंकि उसका माल ही इतना पावरफुल था। अधीर आगे की बोली लगता है क्योंकि अब ये डील उसे ही चाहिए था। तभी कुछ लड़कियां शराब लेके अंदर आती है और सबको सर्व करने लगती है। एक लड़की त्रियांश के पास जाती है और उसे शराब का एक ग्लास भर के उसके सामने करती है। त्रियांश उस ग्लास को लेता है। तभी वो लड़की त्रियांश का मास्क उतार देती है। अधीर त्रियांश को देखता है। अधीर और त्रियांश अपने सामने थे पर अभी उन्हें ये नहीं पता था कि आगे चलकर वो दोनों ऐसे एक दूसरे से टकराएंगे कि एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे। अभी तो उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी इसलिए दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, पर बहुत जल्द दोनों के सामने अपना अपना सच आने वाला है। तब देखते हैं क्या रंग लाती है इनकी ये दुश्मनी।